तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, स्टैंडर्ड 8 का ही तेरी है ज़मीन चैप्टर का नेम है, तो प्लीज़ देख लो। उसके अंदर इजी एक्सप्लेनेशन बताया गया है, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर भी सेम ही हमने एक्सप्लेनेशन ट्राई करने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, जैसे वीडियो देखते ही आपको पूरी फुल एक्सरसाइज लर्न हो जाए। ठीक है, तो हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमीद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। बहुत ही मेन क्वेश्चन। आप खुद से भी अगर पूछो, हमीद जो है स्टोरी के अंदर दो मेन कैरेक्टर है हमारे, दादी और हमीद। तो उनमें से जो सारे के सारे जो बच्चे रहते हैं वो खिलौना खरीदते हैं, सिपाही खरीदते हैं, मतलब अलग अलग तरह के खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। लेकिन ये जो हमीद है हमारा, वो क्यों कुछ नहीं खरीद रहा, उसको क्या भूख नहीं लगी। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर बताया गया है कि हमीद कुछ खरीदता नहीं लास्ट में, और एक जाके चिमटा खरीदता है। वो क्यों खरीदता है आपको पता है? नहीं पता, चिंता मत करो। मैं बैठा है, आपका खुद का चैनल बैठा है स्टडी विद पिकाचू आपके लिए बैठा हुआ है। तो देखो, हमारा फर्स्ट इसका आंसर आएगा, हमीद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया। लोहे की दुकान, लोहार भी आप बोल सकते हो उसको, लोहे की। तो उसको जब उसने देखा एक लोहार की दुकान को, लोहे की दुकान को, तो उसको ख्याल आया, मतलब कुछ सोचा। मतलब जैसे आप कोई चीज़ देखते हो तो आपको डायरेक्ट ख्याल नहीं आता, अरे यार ये काम जा रह गया, शिट। तो उसी तरह उसको भी ये चिमटा देख कर लोहार की दुकान पे कुछ अपनी दादी की याद आई। दादी का याद आया कि चिंता मत करो। आप सोचोगे मेरे इसके अंदर से क्यों नहीं पढ़ा रहा, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। अपना चैनल भी एक्स्ट्रा नॉलेज पे ही फोकस करता है। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है कि उसने सोचा कि यार मेरी दादी जो है वो जब रोटियां पकाती हैं, बनाती है, और उतारने के वक्त उसकी जो उंगलियां होती है वो जल जाती है। उतारते समय उंगलियां जल जाती हैं। चिमटे ले जाने पर वह ज़रूर प्रश्न होगी। अगर मैं चिमटा लेके जाऊंगा, अगर आप पूरे मेले के अंदर गए हो, अगर आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लाओ, तो आप समझ सकते हो आप बड़े हो गए हो। तो हमीद भी अब बड़ा हो गया है। आप लोग भी अब स्टैंडर्ड 8 में आ चुके हो, मतलब आप भी बड़े हो चुके हो। खिलौने के पीछे मत पड़ो, फोकस ऑन नॉलेज। ठीक है, उंगलियां जल जाएगी, एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। चिमटा बड़े काम की चीज़ है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो उसके अंदर बताया गया है कि चिमटे को अगर मैं सिर मतलब कंधे पे रख दूँ तो बंदूक हो जाएगी, ना वो आंधी में जलेगा, ना तूफान में कुछ प्रॉब्लम होगा। तब उसने बताया कि चिमटे के बेनिफिट क्या है। ठीक है, आपको ऐसे ही कुछ इस एक्सरसाइज के अंदर रुमाल के बेनिफिट के बारे में बताया गया है, जिसका सलूशन मैंने रखा है। ठीक है, एक ऐसा सोचकर हमीद ने और कई चीज़ ना खरीद कर चिमटा ही खरीदा। मतलब इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है उंगलियां उसकी जल जाएगी, एक घर में काम की चीज़ हो जाएगी, और ये मिठाइयाँ खाने से क्या मिलेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप मिठाइयाँ खाओगे, कुछ देर तक आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे तक आपके मुंह में उसका फेस रहेगा, मतलब स्वाद रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो स्वाद खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चिमटा खरीदने के लिए हमीद कौन कौन से कारण बताता है, अथवा हमीद ने चिमटा ही सर्वोपरित कैसे सिद्ध की। तो इसका आंसर आएगा, हमीद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। उसको देखो यार, आप भी होते ना, आपके पास ऐसी कोई चीज़ होती है जो आपके दोस्तों के पास ना हो, तो आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो कि यार मेरे पास है, तो इसकी कुछ ना कुछ बेनिफिट निकालते हैं। तो आप उसी तरह इसने भी कुछ बेनिफिट निकाला। इसे कंधे पर रखो, जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको, बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। फ़कीर मतलब जो इधर उधर मांगते हैं ना। आपके स्वाध्याय के अंदर इसका आंसर किया गया है, फ़कीर किसको बोला है। अगर आप टीचर को बोलोगे तो उसको भी थोड़ा सा पता चलेगा आपने चैप्टर रीड किया और ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीर का काम भी किया जा सकता है, मंजीर का काम किया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। अगर उस चिमटा अगर एक हल्का से मार दे, मिट्टी के खिलौने थे, अगर उसके ऊपर रख भी दे तो आपको पता होगा चिमटा कितना भारी होता है। जो आप मेरे बाजू में चिमटा ये देख सकते हो, मैं इमेज दिखा रहा हूँ आपको।
वो चिमटा कितना ज़्यादा भारी और स्ट्रॉन्ग मजबूत दिखता है, तो स्टील का बना या लोहे का बना है, कितना बहादुर है, शेर है हमारा उसका चिमटा, तो बहादुर शेर है। वह आग पानी आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए। उसकी सर्वोपरि सिद्ध की सर्वोपरि सिद्ध की मतलब उसने, जैसे आपको पूछा जाए पेंसिल का कारण बताओ, आपने पेंसिल ही क्यों लिया? आप पेंसिल के जगह पेन ले सकते हो, ये ले सकते थे, वो ले सकते थे, क्या आपने पेंसिल ही क्यों लिया? और भाई आप बताओगे यार पेंसिल से मैं लिख भी सकता हूँ, कितने सब कर सकता हूँ, पेन से ड्राइंग नहीं हो सकती, लेकिन पेंसिल से ड्राइंग अच्छी हो सकती है, उसमें हम लेयर ठीक से कर सकते हैं, पेंसिल शॉर्प करके हम उसकी नेल वेल बढ़ा सकते हैं, लेकिन पेन काम ठीक से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इस तरह का आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? इसमें बता देता हूँ कि उसको क्रोध क्यों आया था। क्रोध इसके लिए वो आया था कि जो उसकी अम्मा थी, उसने देखा कि अब उसका बेटा चिमटा लाया, इतनी धूप में गया, उसको इतनी दूर तक गया और सिर्फ चिमटा लाया, कुछ खाया ना पिया सुबह से, और चिमटा ला रहा है ये, इसके लिए वो गुस्सा हो गई। हमीद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुखा हुआ, उसे हमीद दुख हुआ। हमीद जब हमें चिमटा लाया था तो अम्मा को उसको दुख हुआ, उसे हमीद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हमीद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हमीद ने त्याग, श्रद्धा और विवेक पर वह निछावर हो गई। जो उसने देखा कि उसके अंदर ऐसे गुण, उसने का त्याग मतलब अपने अच्छे अच्छे मिठाई या रसगुल्ले और सब छोड़ के, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, वो सब का त्याग कर दिया उसने। श्रद्धा व विवेक बहादुरी से अपने जो जीभ है पे लगाम डाली। अपने घोड़ी के लगाम सुनी होगी, लेकिन जीभ पे भी लगाम लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल का मैंने जो बताया उसी तरह रुमाल का बताना है। रुमाल मुंह पोंछने में, मुंह पे पसीना हो जाता है, अब धूप तो अभी गर्मी चल रही है, उसके अंदर पसीना हो जाता है आपको, तो आप पोंछ सकते हो उसको, धूप तेज में बांध सकते हो आप अपने फेस पे, मतलब हल्का मास्क जैसा पहन सकते हो। अभी तो कोरोना आ चुका है, लोग तो समझ गए होंगे कि मास्क कैसे बांधना है, ठीक है। तो सिर को भीगने से बचा सकता है बारिश में कभी। और साग भाजी, अगर आपके पास थैली नहीं है तो आप साग भाजी भी उसके अंदर रख सकते हो। कुछ ये मेन पॉइंट थे, ठीक है। इस कहानी का शिक्षक ईदगाही क्यों रखा? इसके अलावा आप कौन सा शिक्षक देना चाहेंगे, क्यों? जो ईदगाह था, इसमें जो हमारे जो राइटर है उन्होंने ईदगाह रखा है, तो आप इसके जगह क्या रखोगे? इधर इधर मैंने उत्तर दिया है। ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह में नमाजियों का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हमीद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विद्या मनोविद्याओं के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हमीद के चरित्र की आने वाला अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही कहानी का शिक्षक ईदगाह रखा है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के ये अन्य शीर्षक देना चाहूँगा। हमीद ईदगाह के मेले में, हमीद और उसका चिमटा आदि। कहानी का उद्देश्य और आदेश इन शीर्षकों से जुड़ा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले यार, ये रीडिंग को छोड़ो गोली, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर बताया गया कि जो हमें फर्स्ट जो आपकी जो टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर जो फर्स्ट जो लिखे थे वो इधर लिखे हुए हैं। इसके अंदर बताया गया कि क्या क्या आप शिक्षक दे सकते हो। हमीद ईदगाह के मेले में, हमीद जो था वो ईदगाह के मेले में, मतलब ईदगाह भी इसके अंदर आ जाता है, मेला भी आ जाता है इसके अंदर। और इसका उद्देश्य इस तरह संदेश, हमीद और उसका चिमटा। और आप आगे देख सकते हो ये जो था निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर, ये जो था इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल के रखा है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा सॉल्यूशन इसका, जो परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के उदाहरण महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा
असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद के विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जनधन देकर बचाई थी। जान धन दे के बताया था। मतलब इसके अंदर जो भी हमें जो स्टोरी में आपको दिखाया ये फोटो, तो उसके अंदर जो है वो बताना है कि आपको परोपकार की इसमें कौन से ऐतिहासिक ग्रंथों में कि परोपकार आप क्या होता है, परोपकार मतलब हिम्मत बहादुरी क्या होता है। ठीक है, वही बताया गया था। ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। ऋषि मुनि जो है हमारे पूर्वज ऋषि मुनि मतलब लंबी लंबी जो दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, वो उन्होंने क्या हमें संदेश दिया है, क्या सीख दी है। ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निश्चितों मतलब बेघरों को आश्चर्य दो, तीन दुखियों और बुद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ और यदि आप विधन हो तो विद्या का प्रचार करो। इसके अंदर बताया कि आप अच्छे कर्म करो, अगर रास्ते में कोई भूखा जा रहा है तो उसको प्लीज़ खाना खिला दो। या आप कोरोना के अंदर देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो थे बेघर हो गए, उनको भोजन कुछ वॉलंटियर्स निकले थे, उन्होंने खाना उनको खिलाया, रहने की जगह दी। मतलब आपने कोई गुरुद्वारा देखा होगा, उसके अंदर भी लंगर कराया, मतलब खाना वाना खिलाया कि कोरोना के अंदर भी इंसान ने तभी मरी नहीं है, वो सिद्ध करके बता दिया। ठीक है, हम इस बीमारी के अंदर भी एक है। ठीक है, ये सब बताया गया है। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी, देश जो है हमारा और समाज जो उसकी उन्नति किस प्रकार होगी, तो इसका आंसर दिया गया हमारा, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो देश और समाज की उन्नति होगी। इसके अंदर बताया गया अगर सारे लोग समर्थ मतलब अपनी ईमानदारी से काम करे, शक्ति से काम करे, तो देश जरूर समाज की उन्नति में प्रवेश करे जाएगा। और अपना ईमानदारी, अब मैं आपको बता देता हूँ किसी महान पुरुष ने कहा है, कहीं भी बड़ा बनने के लिए ईमानदारी जरूरी है, ईमानदारी के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। और लाइफ में कभी झूठ बोलना मत, कि आप बोलोगे बहुत बात प्रॉब्लम होगी, और जो सच होता है वो कहीं से भी कहीं के निकल आ जाए। मतलब आपका झूठ एक दो दिन तक चल पाएगा, उसके बाद तो आपका पर्दाफाश होने वाला ही है। ठीक है, विलोम शब्द लिखिए, असिंत अवनित, असिंत अनासित अवनित उन्नति। तो इसके विलोम शब्द है मतलब अपोजिट शब्द समझ लो आप। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाओ। तीनों आपने जो है वो उसमें से 3 शब्द बताने अपने साथियों को। भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है, परोपकार की गंगा, सभी धर्मों का मूल क्या है, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पूछे थे, प्रश्न बनाओ, हमने प्रश्न बना दिए हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो फटाफट, मुझे पता आप इतने स्पीड में नहीं लिख पाओगे, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो। इस परिच्छेद को उचित शिक्षक दीजिए। उचित शिक्षक परोपकार की महिमा, परोपकार मतलब बहादुरी की महिमा समझ सकते हो आप। तुम भी हमीद की तरह ही किसी ना किसी मेले में गए होगे, वह तुमने क्या क्या खरीदा, क्यों और क्यों। तो उसके अंदर आपको बताना है कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया, कैसे, हमने क्या क्या खरीदा वो बताना है। ठीक है, इधर एक बताया कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मैं भवानी मंदिर गया था, मेला लगा था, पास में ही मेला लगा था, भवानी मेला कहते हैं। पिछले बार मैं अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती है, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। फिर मित्र अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलूबंद पाकर दादाजी खुश हुए, गुड़िया पाकर छोटी बहन खुश हुई और पिताजी खुश हुए।
पेन देखकर पिताजी भी खुश हो गए। फिर बोले, काम की चीज़ खरीद कर तुमने अपनी समझदारी बताई है। तो इधर जो बताया गया है यार, मुझे नहीं लगता कि आज कर ऐसा कोई करता होगा, खा पी के चाइनीज़ मंचूरियन खा के हजम पैसे खत्म। ठीक है। प्रश्न 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? तो आप बता सकते हो कि चश्मा ही करोगे कि अपनी दादी के लिए खरीदना है, दादी को दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, या आप कोई दवाई खरीद सकते हो, उनको कुछ बीपी शुगर का डाउट हो, तब बीमार हो तो ये सब खरीद सकते हो। मैं इधर लिखा हुआ है चश्मे का, तब देख लो फटाफट। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम स्वाध्याय के ऊपर। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोज के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे के दिन, मेरे को माफ़ करना, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है। मतलब इनके अंदर जो मुसलमान है, मैं किसी धर्म की तारीफ़ नहीं कर रहा, इनके अंदर ऐसा है कि सूर्य मॉर्निंग से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक जो कुछ खाना नहीं रहता, इनका मर्ज है, मतलब फ़र्ज़ है कि इनका जैसे मुसलमान जो पैदा होते हैं ना, मतलब ये इनको करना ही पड़ता है, उनकी मर्जी ना मर्जी एक मजहबी फ़र्ज है, मतलब उनकी मजहब का ही फ़र्ज है। ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता हूँ, तो आप गूगल बाबा से पूछ सकते हो। ठीक है। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। ठीक है। इधर है, हमारे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। आप ये देख सकते हो, शब्द समानार्थी और विरोधार्थी शब्द जो है, और ये शीतल, प्रश्न, गरीब, वो सब शब्द है उसके समानार्थी और ये इसके विरोधार्थी। ठीक है। शीतल का क्या आएगा? ठंड आएगा। विरोधार्थी क्या आएगा? उष्ण आएगा। गर्मी भी आप लिख सकते हो, ठंडी का गर्मी। प्रश्न का खुश और खिना, विरोधार्थी मतलब खिन। और गरीब का दिन, अमीर, समानार्थी दिन और विरोधार्थी अमीर। तो आप देख सकते हैं। फिर अंधकार का अंधेरा, प्रकाश, स्नेह का प्रेम और गुण। ठीक है। तो आप ऐसे नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेड़ा पार लगाना, बेड़ा पार लगाना, तो पाल बाका ना होना, छाती पीट लेना। तो उसका आंसर आएगा बेड़ा पार लगाने का, संकट से बचना। वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। बाल बाका ना होना, जरा भी नुकसान ना होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका ना हुआ, बहुत ही अफसोस की बात है। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना, बहुत दुख पहुँचाना। वाक्य, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। एक नगर में 2 स्त्रियाँ, एक ही बालक के लिए दावेदार। तो इसका आंसर आप देख लो। उत्तर, सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एंटरटेनमेंट। तो इसका आंसर आप देख सकते हो यार, क्या क्या आएगा इसके अंदर। आपको ऐसे दिया गया था कि एक नगर में 2 स्त्रियाँ, मतलब आपको शॉर्टली बताया गया था, तब उसके लिखना था। आप इसने सियाल स्टोरी को आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें मैं आपको शॉर्ट बताता, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो भी हमारा बहुत बड़ा बन चुका है अभी। तो इसके अंदर मैं आपको 2 स्त्रियाँ रहती थी। एक स्त्री कभी मतलब कुछ काम के लिए बाहर गई थी, उसका बेटा सो रहा था किसी जो चौकड़ी बकड़ी होती है उसमें सो रहा था। तो उसने उठा लिया। उसने जो गई थी माँ कहीं का सामान वामान कुछ लाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसका बेटा जो उधर जहाँ रख के गई थी वो उधर नहीं था। उसने आजू बाजू में पूछा, फिर उसको शक हुआ कि उसकी जो मित्र थी, दोस्त थी, मतलब कुछ भी जो थी, उसने बच्चा चोरी किया है। दोनों में फाइटिंग हुई, मतलब दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। उन्होंने किसी ने सलाह दी कि आप न्यायाधीश में जाइए, ऐसे झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो दोनों के दोनों न्यायाधीश में गए। न्यायाधीश ने एक काम किया कि दोनों बच्चों की उन्होंने टुकड़े करने की कोशिश की, काट डालने की। तो सच्ची जो माँ थी उसने बोला कि मेरा बेटा इसी को दे दो, मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा। इस प्रकार बताया गया। ऐसा सीख है, आखिर सत्य की ही विजय होती है। ठीक है। निम्नलिखित पूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। जो तेरा उत्तर दिया गया है, मौसम में ठंडकार बढ़ने लगी। माँ सोचने लगी कि इस साल तो सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिसमें अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकल जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में संबंधित लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। तब इसका आप उत्तर देखो। गर्मियों की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया। दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी कौन बनेगा करोड़पति आप गए हो कभी? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है। संचालकों से संपर्क किया, भाव में उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। फिर वही दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर जो अमिताभ बच्चन थे उन्होंने अंकित का बताया कि ये कहाँ से रहने वाला है। जैसे आप देखे होंगे सोनी पे आता है, मैंने भी कभी देखा था। कैसा आता है? फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश माँ और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे ना सूझा। उसकी चारों लाइफलाइन ख़त्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बुनने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ी। तो आप इसमें देख सकते हैं यार, स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। ठीक है, आपको जैसे समझा दिया है सब कुछ। और इधर हमारे लिए हमने कुछ लिखा है आपके लिए, मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, विजिट अगेन। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तेरी है ज़मीन चैप्टर नंबर 1, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, तो जाके देख लो। ठीक है, और हम चैप्टर 3 लाने वाले हैं इसके बाद। तो आप थंबनेल हमारी कम्युनिटी पोस्ट जब खुलेगी तब देखना। तब तक के लिए गुड बाय।